अब इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को अपने अल्फाज के तीरों से ज़ख्मी ना करें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, खामोश रहना एक इबादत है और बिला वजह और फजूल बात करने से इंसान की जो अक्ल है वो अक्सर जवाब देना शुरू हो जाती है और ऐसे में इंसान को ये होश तक नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसके बोलने से सामने वाले पर क्या असरात पड़ेंगे। ये कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आते, इसीलिए सोच समझ कर बोलने में ही आफियत है। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी बात यह कि हसद एक ऐसी बुराई है जो दोस्ती और रिश्तेदारियों में बहुत बड़ी दरार का सबब बन जाती है। अब ऐसी कहानी जहां हसद की वजह से दोस्ती में रंजिशें, दरारें पैदा करने की कोशिश की गई और इसी हसद की वजह से तल्ख अल्फाज ने दोस्ती में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि एक लकड़हारे की शेर के साथ दोस्ती हो गई। लकड़हारा जब भी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, शेर उसके पास आ जाता और दोनों खूब बातें करते। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता क्योंकि उसे इस बात पे यकीन था कि शेर उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक दिन एक आदमी ने दोनों को पास बैठे देखा और वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो, अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उस पर बहुत एतमाद है कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा कि मान लिया कि शेर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो एक दरिंदा है और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? उसको जब कहीं और से खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो तुम पर हमला करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। लकड़हारे ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, वो एक खूंखार दरिंदा तो है, चलो मैं आइंदा से एहतियात करूँगा। अब इत्तेफाक से लकड़हारे की ये बात शेर ने सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन जब वो लकड़हारे से मिला तो उसे कहा कि मेरी कमर पर कुल्हाड़ी का एक वार करो। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा कि पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम पर क्यों वार करूँगा? लेकिन शेर जिद करता रहा कि नहीं, मुझ पर एक वार करो। अच्छा, मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफ़ी गहरा ज़ख्म आया, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चला गया। इस वाक़े के बाद जब शेर उसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा तो उसका ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता रहा। जब ज़ख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी ख़त्म हो गया तो शेर ने लकड़हारे से कहा कि देखो, तुमने अपने कुल्हाड़े से मुझे जो ज़ख्म लगाया है वो बिल्कुल भर गया है, इसका निशान भी बाकी नहीं रहा, लेकिन तुमने मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक कर कर अपनी ज़बान से जो ज़ख्म मुझे लगाया है वो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। लकड़हारा शेर की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शेर से वादा किया कि आइंदा वो कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अब नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें हासिद से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि हासिद आपकी दोस्ती और आपकी निजी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि हासिद शख्स से बचना ज़रूरी होता है। अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आज हम लोगों को अपना मुहासबा करने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़बान से कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई। अपना अपना मुहासबा करें आप, बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों का आपने दिल दुखाया, हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कहे हुए चंद अल्फाज किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को अपने अल्फाज के तीरों से ज़ख्मी ना करें। हाँ, हम दूसरों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफ जो है ये तंज के तीर चलाए बगैर भी किया जा सकता है, दिल आज़ारी के बगैर भी किया जा सकता है। आए रोज़ के गालम गलोच, एक दूसरे को बुरा भला कहने से माहौल में यकीनी तौर पर डिप्रेशन पैदा होता है, माहौल घुटन ज़्यादा हो जाता है, जहाँ सांस लेना भी दुशवार हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, सियासत की मैं बात करना चाहूँगी। वहाँ भी हम देखते हैं कि जो हसद का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी हसद की वजह से हमारे रहबर एक दूसरे पर सख्त और नामुनासिब तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की दिल आज़ारी होती है। लेकिन हमारे सियासतदान इल्ज़ाम तराशी और ज़बान के इस्तेमाल में इतने दिलेर हो चुके हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचा रहे हैं। लेकिन इन रहबरों को जज करने के लिए एक थर्ड पार्टी भी होती है जिसको अवाम कहते हैं, और ये अवाम सियासतदानों के रवैयों को बड़े गौर के साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि अवाम ने ही इन्हें अपने वोटों के ज़रिए मुंतखब किया होता है। अब इसीलिए अवाम इनसे तरह तरह की उम्मीदें बांधते हैं। लेकिन जब हमारे रहबर अपने नज़रियात, अपने मुफादात को लेकर एक दूसरे से उलझते हैं और अवामी इशू पर कोई बात नहीं करता जिसके लिए अवाम ने इन्हें ऐवान तक पहुँचाया होता है, तो ऐसे में अवाम के दिल भी ज़ख्मी हो जाते हैं
और अवाम में मायूसी पैदा हो जाती है और फिर अवाम अपने गुस्से का इजहार अगले इंतखाबात की शक्ल में कर देते हैं। और ऐसा हर इंतखाब, हर इलेक्शन में होता है। बिलखुसूसी जो KPK के अवाम है, उनने तो एक बार एक सियासी जमात को वो आजमाते हैं और अगर वो जमात उनके म्यार पर पूरा नहीं उतरती है तो अगले इंतखाबात में वो आराम से उस जमात को मुस्तरद कर देते हैं। अब KPK में ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये जो हुए आपने देखा, इनको देखते हुए कहा जा रहा है कि जी अब तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये बात इसलिए की जा रही है कि KPK तहरीक इंसाफ का मजबूत सियासी कला था, जहाँ से तहरीक इंसाफ को 2 मरतबा सूबाई हुकूमत बनाने का मौका मिला, 2 मरतबा। अब भी तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तें मिली, जो बुरी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को KPK यानी होम ग्राउंड में इबरतनाक शिकस्त हुई। और ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ से JUI ने बरतरी हासिल की है और ये वो जमात है जिसका खैबर पख्तूनख्वा में सफाया हो चुका था। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद JUI ने कम बैक किया है, जो तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर लम्हा फिक्री है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का हार के बाद मौक़िफ़ ये कि जी उन्होंने उम्मीदवार का जो चुनाव है ना वो दुरुस्त नहीं किया था और मुनासिब उम्मीदवार ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ को ये अपसेट का सामना करना पड़ा KPK में। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात सामने आती है, क्या कि तहरीक इंसाफ क्या इस बल्दियाती इंतखाब को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उम्मीदवार के चुनाव का ख़ास ख्याल ही नहीं रखा गया। अब खान साहब अक्सर क्रिकेट की मिसालें देते हैं और मुझे भी यहाँ क्रिकेट की एक मिसाल याद आ गई। क्रिकेट में तो खिलाड़ियों के चुनाव के लिए ट्रायल लिया जाता है और जो खिलाड़ी कारामद हो उसको खिलाया जाता है, बाकियों को रेस्ट दे दिया जाता है कि आप रेस्ट करें। लेकिन सियासत क्रिकेट से मुख्तलिफ है, यहाँ उम्मीदवार को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जैसे पानी ठंडा या गर्म, उसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। इसी तरह ये जानने के लिए कि उम्मीदवार फलां हल्के के लिए बेहतर है या फिर नहीं है, उसके लिए उम्मीदवार को इंतखाबी दंगल में उतारना पड़ता है। अब कहा यह जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त हुई और जमीयत उलमा इस्लाम ने तब्दीली का जो रुख है वो मोड़ कर रख दिया। 4 बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। कोहाट, पेशावर और बन्नू के मेयर्स का इंतखाब JUI ने जीत लिया और मर्दान की जो मेयरशिप है वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम रही। अब नाज़रीन, 4 बड़े शहरों में जहाँ से ये आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने मैदान मारा था, जो उन्हीं शहरों के अवाम ने तब्दीली का साथ देने से इनकार कर दिया। अच्छा, KPK बल्दियाती इंतखाबात के इस दंगल में जो नून लीग है उसने सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल की और पीपल्स पार्टी के सिरे से कोई वजूद ही नज़र नहीं आया। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह कि पीपल्स पार्टी ने ये पेशावर में खुली धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अब एक तरफ अवाम ने महंगाई और पर अपना वोट हुकूमती जमात को नहीं दिया और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की इस हार पर अपोजिशन को मजीद बात करने का भी मौका मिल गया। अच्छा, अज़मा बुखारी साहबा कुछ फरमा रही हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने अज़मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं कि जी आज KPK में तब्दीली का जो जनाजा उठा है उसकी तदफीन हम पंजाब में करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत को चैलेंज करती हूँ कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उससे भागेंगे, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि जो इनके साथ KPK में हुआ है उसके बाद इनको डर है कि पंजाब में भी अवाम इनका यही हाल ना कर दें। अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले पंजाब में अपनी सियासी कब्र नहीं खोदना चाहते कहते हैं, इसीलिए उनके जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं ही ना जाएं वरना हम मर जाएंगे। यानी मैं उनसे कहूँगी कि बराए मेहरबानी अब भागना नहीं है और कह रही है कि बल्कि घबराना नहीं है और अब आपने इलेक्शन करवाना है। अच्छा, अज़मा बुखारी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को करप्शन इल्ज़ामात का जवाब भी दे रही हैं और कह रही हैं कि जी हुकूमत महंगाई ख़त्म नहीं कर सकती और रोज़गारी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बिजली की कीमत में 4 रुपये से ज़ायद का इजाफा भी कर दिया गया और ये लोग एहतसाब और EVM से इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते, लेकिन अब एहतसाब का जो ढोल है वो कोई नहीं सुनेगा। पूरी दुनिया और अवाम कहती है कि आपकी सरकार करप्ट है, आप तो ज़कात के पैसे खा गए। अच्छा, हमज़ा शहबाज ने भी तहरीक इंसाफ की शिकस्त से मुतालिक अपने बयान में कहा कि 3.5 साल बाद इंतज़ामी, महंगाई, करप्शन और सब्ज़ बागों का बदला अवाम ने KPK के बल्दियाती इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से लेने का आगाज़ कर दिया। पीछे अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का मुस्तकबिल समझे, जबकि हसान खावर कहते हैं कि चाहे हम जीतें या हारें, हमारा जो फोकस है ना परफॉर्मेंस पर है और इलेक्शन को शफाफ बनाने पर है। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं हसान साहब।
सुना आपने हसान खबर क्या कहते हैं कि जी हमारा जो सारा फोकस है परफॉर्मेंस पर है, हमारा फोकस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने पर है, जो भी नताइज आएंगे हम उसको कबूल करेंगे। शफाफ इंतखाबात करवाना तहरीक इंसाफ का आवाम से वादा था। हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इंतखाबात को मज़ीद शफाफ बनाया जा सके। अब जो भी लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनेगी वो खुद मुख्तार होगी, खा वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग हों या कोई भी सियासी जमात के लोग हों। वो कहते हैं जी हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है कमिटमेंट वो बगैर किसी गर्ज के है। अच्छा, हसान खबर अब हार की वजूहात बता रहे हैं और वो ये कि जी जब कोरोना की वबा आई तो पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ऊपर नीचे हो गया, सप्लाई चेन मुतासर हुई, दुनिया बंद हो गई, दुनिया इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रही है। लेकिन अब अल्लाह के करम से हम उन बहरानों से निकल आए हैं और मुल्क को उन बहरानों से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोशिशें की हैं, इसको पूरी दुनिया ने सराहा है। अब नज़ीर तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इलेक्शन में हार की जो भी वजूहात हों, लेकिन ये एक हकीकत है कि KPK के अवाम ने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बुर्ज उल्टा दिए और अब वज़ीर आज़म ने भी शिकस्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि PT बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो गलतियाँ की जिनकी कीमत चुकाना पड़ी, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त की बड़ी वजह बना। आइंदा लोकल बॉडी इलेक्शन की हिकमत अमली में कि वो कह रहे जी मैं खुद निगरानी करूँगा और आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मजबूत होकर सामने आएगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अब हुक्मरानों का वक्त ख़त्म हो गया। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब। जी सुना आपने मौलाना साहब को। मौलाना साहब कहते हैं JUI पहले भी KPK की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी और अब भी है। इंतखाबात ने साबित कर दिया कि PTI की हुकूमत जाली है। आइंदा साल इंतखाबात से मुतालिक पूरी उम्मीद रहना चाहिए। ये साबित हो गया कि करप्शन की बातों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदानों का इमेज ख़राब करना, तजलील करने का वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारी इस जीत ने यह साबित कर दिया कि जो पिछले इलेक्शन थे उसमें भी धांधली हुई थी। अच्छा, मौलाना साहब मजीद क्या कहते हैं कि जी PTI की हुकूमत जाली है। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की अपनी ही पार्टी ने उन पर अदम एतमाद कर दिया। वो कह रहे जी हम मायूस नहीं हैं, KPK में अवाम ने ये मैसेज दे दिया है कि नई सुबह हो गई है, हम इस मुल्क को बेहतर तौर पर चला सकते हैं। जबकि हाफिज़ हमदुल्ला बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि हम बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में भी PTI को इसी तरह शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त देंगे। KPK की अवाम ने वो हुकूमत और नोट की ताकत को शिकस्त दे दी है। अच्छा, शिबली फराज भी कुछ कह रहे हैं, उनका भी क्लिप चलाइएगा ज़रा। अच्छा, शिबली फराज भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात कि वो अपनी हार को एटलीस्ट तस्लीम कर रहे हैं और ये बड़ी बात होती है। वो हार की वजह बता रहे हैं कि जी उनके आपस के इख्तलाफात थे और PTI का मुकाबला PTI से था। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा न होती तो 16 अजला में से कम 14 अजला तहरीक इंसाफ जीत चुकी होती। अच्छा, अपनी गलतियों से कहते हैं कि सबक सीखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सीखा जाएगा। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो भी तब्दील होगी और तब तक आवाम को महंगाई के हवाले से रिलीफ भी मिल गया होगा, क्योंकि नाज़रीन महंगाई जो है वो बहरहाल हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मसला है जो इसको सियासी नुकसान पहुँचा रही है, आगे भी पहुँचा सकती है। अच्छा, शौकत यूसुफजई भी कुछ फरमा रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शौकत यूसुफजई को। कहते हैं कि जी हमें महंगाई का एहसास है और हमारी कोशिश ये होगी कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ जो है नीचे आ जाए। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो गया। जहाँ पर हम हारे हैं वहाँ लोगों ने महंगाई की वजह से अपने गुस्से का इजहार कर दिया और हम ये बात तस्लीम करते हैं। अच्छा, साथ ही इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि जी आने वाले वक्तों में लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, कितने मज़े की बात है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिस्से में नाकामी आती है और वहीं दूसरी जानिब बल्ले वालों के लिए अच्छी खबर भी ये है कि जी शौकत तरीन साहब KPK से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब हुकूमत अब भी ख्याल करती है कि वो KPK के सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर नॉकआउट नहीं हुई है, जबकि मरियम नवाज़ अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहती हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई के साथ, करोड़ों बद्दुआएं समेट कर, मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी, नाअहली की दलदल में धकेल कर, हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी दाग अपने माथे पर सजाकर अब तब्दीली जा रही है। अच्छा, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा और इमरान खान और PTI की मकबूलियत अब भी बरकरार है। अच्छा, अता तारर भी कुछ कह रहे हैं, बल्कि वो हुकूमत पे बरसने के लिए बेकरार हैं। ज़रा सुनिएगा उन्हें। सुना आपने अता तारर को, वो शहजाद अकबर को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और शहजाद अकबर को ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे तशबीह दे रहे हैं। अता तारर कहते हैं कि जी शहजाद अकबर ने हमारा मीडिया ट्रायल किया,
हमारे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, इन इल्ज़ामात के सबूत ना होने की वजह से केसेस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और शहजाद अकबर ने जो एहतसाब के सुहाने ख्वाब इमरान खान को दिखाए थे, अब वो ख्वाब शहबाज फोबिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। लेकिन इमरान खान के हिस्से में अब ज़िल्लत और रुसवाई, और इसका सबब शहजाद अकबर है। कैसी बातें करते हैं लोग। अब हर तरफ देख लें कि हसद, दिल जला देने वाले अल्फाज की गोलाबारी हुई है। अब ऐसे में अवाम बेचारे क्या करेंगे, मायूस ही होंगे ना, खुश तो नहीं होते होंगे ऐसी बातें सुन के। अगर रहबर अवाम के साथ वाकई मुखलिस हैं तो उन्हें अपना रवैया बदलना होगा, अवाम को मायूसी से बाहर निकालना होगा, वरना यकीन जानिए ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब को KPK के अपने घर में इतनी शर्मनाक बदतरीन शिकस्त हुई कि मेरा ख्याल है अब तो कोई PTI का टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मशवरा है कि PTI का टिकट लेने वाले हेलमेट पहन कर जाएँ, क्योंकि PTI का टिकट रुसवाई का निशान है। अच्छा, मरियम साहिबा का ये भी कहना था कि ये पहली सिटिंग हुकूमत है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हार रही है, पहली सिटिंग हुकूमत। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि जी हुकूमत ने अवाम को महंगाई में पीस कर रख दी है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजाब कर दी गई हैं, और इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें और थोड़ी सी जो इज़्ज़त है वो बचा कर चले जाएँ। अब दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और इसकी कीमत अदा की, जिसकी बड़ी वजह उम्मीदवारों का गलत इंतखाब था। साथ ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो KPK में दूसरे मरहले और मुल्क भर में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, PTI की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, उसकी निगरानी खुद करेंगे। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शेख साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नज़र में बल्दियाती इंतखाबात में जो नाकामी की वजह है वो कह रहे हैं जी गलत उम्मीदवारों का इंतखाब था, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि महंगाई की वजह से KPK में तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई है, लोग अब इन पर शायद एतमाद नहीं करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, नाला हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी बात पे बाद में आऊँगा, पहले मैं आपकी आखिरी जो अल्फाज थे ना, मैं उस पर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई और कुछ थोड़ा सा अच्छा। मैं उस पर खुश भी था कि जो आपने कहा ना कि उन्होंने कहा है, इमरान ने कहा है कि मैं खुद इसका लूँगा नोटिस, तो आज तक जिस बात का नोटिस लिया जी। वो बात बिगड़ी है, संवरी नहीं। और अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ले नोटिस लेने के बाद इससे बदतर हालत होगी। आप ये याद रखिएगा, ये जो हुआ ना, इससे बदतर हालत होगी। और मेरे ख्याल में आवाम के पास अल्लाह ना करे, मैं कम से कम वो नहीं चाहता वो हालात पैदा हों, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है। आवाम के पास एक ही तरीका होता है अपना गम और गुस्सा अपना निकालने का, और वो है उनके वोट की पर्ची। जब आप उनको ये मौका फराहम करेंगे, मौका देंगे कि वो अपने वोट की पर्ची को इंडिपेंडेंटली उसको इस्तेमाल करें, तो वो फिर चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जिसकी भी ख़राब कारकर्दगी होगी वो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये नफ़रत है, ये एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस है जी। हाँ, जैसे मरियम बेटी ने कहा कि उनको छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं समझता इनमें ऐसी कोई अखलाकी कोई है चीज़ जिस पे वो ये सोच के ये छोड़ दें कि मैं नाकाम हो चुका हूँ। 3.5 साल का अरसा बहुत होता है। अब क्या एक ही बार एक ही रट लगाई हुई है कि कर्जे लेने पड़ रहे हैं इसलिए कि पुराने कर्जे दे रहे हैं, हालात ख़राब है इसलिए कि पुराने हालात ख़राब है। मैं कल एक दोस्त की ये बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ये पुरानी ही हुकूमतों की वजह से है। अजीब तमाशा, अब इतना मज़ा बन गया है कि मेरे ख्याल में सियासत भी अब वो उस तरह की नहीं रही। अब अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर दिया, और ये मैंने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले इस किस्म का माहौल नहीं था सियासत में, लेकिन वो था, लेकिन बहुत कम, महदूद। लेकिन अब देखिए ना, ये रास्ता किसने दिखाया है। अब आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि वफाकी वज़ीर जाता है अपने हल्का इंतखाब में, और उस पर मतलब किस तरह की रिएक्शन क्या होता है आवाम की तरफ से। अब ये बड़ा एक अजीब सा है। और आपको याद होगा ना
कि इनके दौर में इदवार में जब एक इशू खड़ा किया गया तो क्या नहीं किया गया। अब वो फायर बैक हो रहा है, अब वो सब कुछ सूद समेत वापस आ रहा है जी। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप सियासत हो, आपकी निजी जिंदगी हो या कोई भी हो, तो उसमें बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और ये याद रखना चाहिए अपने। मैं अगर फर्ज कीजिए अगर अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ या दिल आज़ारी करता हूँ या कोई गलत बात करता हूँ, तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि ये एक दिन वापस मेरी तरफ आएंगे। और आपको तो याद होगा जो जो कहा जाता था, जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह से लोगों को बुलाया जाता था, जिस तरह नाम बिगाड़े जाते थे, जिस तरह तहकीक की जाती थी, लोगों को दो चार महकमे ऐसे थे जिनकी वसासत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की जाती थी। जी। तो अब आपका वक्त आ गया, अब आपको वो सूद समेत लौटाना पड़ेगा जी। अब ये तो मामूली बात है, ये बल्दियाती इलेक्शन हो गए, आप इसको ये समझे कि ये एक बड़ा जिल्लतनाक एक है चीज़। आप हुकूमत में है और लोग अच्छा शेख साहब, जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे केपीके की जारी बात है केपीके में, ठीक है। अच्छा शेख साहब, जहाँ पे केपीके में पीटीआई को शिकस्त पर तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं और आपको पता है तनकीद यहाँ पे बिल्कुल जस्टिफाइड है, बनती कि केपीके में शिकस्त का सामना, तो वहाँ पर कुछ लोग उनको बड़ा इस बात पर उनकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि जी वहाँ पे ना तो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई और धांधली नहीं करवाई गई, क्योंकि सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल नहीं, और सबने हार और जीत को तस्लीम किया एटलीस्ट बड़े दिल के साथ कि जी हाँ हार हुई है और हार की वजूहात ये हो सकती हैं सबके मुताबिक, किसी के मुताबिक क्या किसी के मुताबिक, लेकिन एक्सेप्ट किया गया बड़े दिल के साथ। ये मतलब ये ज़रा ज़हन में रखिए कि एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। आपका मीडिया तो बेचारा एक, मैं माफ़ कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, मतलब आपका मीडिया तो यूँ है जैसे कोई यतीम नहीं होते, जैसे कि मतलब जो कुछ आप दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा भी नहीं सकते। इतनी कमज़ोरी मैंने आज तक नहीं देखी थी। मतलब आप एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं दिखा सकते। क्या आपको याद नहीं या आपने देखा नहीं, आपकी नज़र से गुजरा नहीं है वो जो सोशल मीडिया पे आया था, जहाँ पे एक इंडिविजुअल आदमी या इंडिविजुअल एक खातून थी जो प्रिजाइडिंग अफसर थी, उनके मियाँ साहब जो थे वो इस जमात में थे, वो कुछ धांधली कर रही थी, वो पकड़ी गई, वो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी हुई। तो ये इक्का दुक्का तो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो एक जिस ताकत वो इस्तेमाल करना चाहते थे उस ताकत ने अब इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। तो अब आपने अपने ज़ाती तौर पे करना है, तो आपने ज़ाती तौर पे जब करना है तो आपके जो मुखालफीन हैं, जो सियासी मुखालफीन हैं, वो इतने कमज़ोर तो नहीं है कि अपने उस हक़ पे डाका डालने देंगे आपको। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको अक्ल के नाखून लेने चाहिए और इस किस्म की कार्रवाइयों से अब आपको परहेज़ करना चाहिए। अब आपको इलेक्शंस को मानना पड़ेगा, इलेक्शंस को शफाफ कराना पड़ेगा। भूल जाइए ईवीएम को, भूल जाइए आप आरटीएस को, भूल जाइए आप सब कुछ भूल जाइए। अब आपको ये मामला बिल्कुल अवाम की उम्मीदों के मुताबिक करना पड़ेगा। इसके अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप ये देखिए कि इससे मुल्क को, इस सियासत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहूँगी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वही वज़ीर आज़म के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने खाकान अब्बासी साहब के बयान की तरदीद की और उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज़ के खिलाफ जो करप्शन केस है वो ख़त्म हो जाएगा और वज़ारत उज़्मा के लिए अहल हो जाएंगी वो। तो आप नवाज़ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, आप बताएं कि पार्टी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों? फिर जब एंकर्स या कोई भी रिपोर्टर कन्फ्यूजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उस पर फिर अक्सर नून लीग वाले नाराज़ हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ पर है। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूं, अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनका एक अपना स्टेटस है जी जी, वो इस जमात के सीनियर नायब सदर हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो वर्कर है, कारकुन है, वो उनकी किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है। मैं भी उनकी बात कहीं ऊपर, लेकिन इस फैसले में मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना,
कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब को भी काबिल कबूल होगा, मरीम नवाज को भी काबिल कबूल होगा, वो पूरी सियासी जमात जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनको काबिल कबूल होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला करना है वही हतमी फैसला होगा, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब का कर दें या लास्ट में 30 सेकंड इतना जरा बता दें कि चले इस बात पे तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, चले अब्बासी साहब जो कह रहे हैं आप उस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन शायद के अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं, फिर मोहम्मद जुबैर साहब उस बात की तरदीद कर रहे हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं, तो पार्टी में से दो बड़ी शख्सियात हम कह लेते हैं कि दोनों पार्टी को रिप्रेजेंट करें, पार्टी तो एक ही है ना, पार्टी का बयानिया भी एक होना चाहिए, और तो दो लोग डिफरेंट बात जब आके करेंगे तो फिर अवाम क्या सोचेगी, फिर सवाल तो उठेंगे। जुबैर साहब नहीं, जुबैर साहब का स्टेटस वो नहीं है, जुबैर साहब एक यूं कह लीजिए कि तर्जमान है। तर्जमान किसके हैं वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं पता। तो शेख साहब दोनों पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने जो आपसे उनका स्टेटस जो उनका जो भी हो, लेकिन दोनों अलग बातें आ रही हैं सामने। जी जी नहीं जी, जुबैर जो है, जुबैर पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके पास मेरा अपना जाती ख्याल है कि पार्टी का ओहदा नहीं है उनके पास अभी, मेरा अपना जाती ख्याल है। वो हैं स्पोक्समैन जरूर है, लेकिन उनके पास मेरा ख्याल है कि ओहदा नहीं है। यानी आपकी बात से मैं कंक्लूड करूं कि जुबैर साहब की बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए, और जो शायद के नवाज साहब बोले उस बात को आप अहमियत दें। नहीं, मैं कम से कम मैं नहीं लेता उनकी बात को संजीदा, मतलब मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बात उनको करनी चाहिए थी, उनको करनी नहीं चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आप हमारा सेगमेंट देखिए बोल अवाम बोल, और अवाम की राय जानिए कि अवाम क्या कहती है KPK के बल्दियाती इंतखाबात में, खासतौर पर सिटिंग गवर्नमेंट जो PTI की गवर्नमेंट है उसकी हार के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। वजारत तिजारत ने नई 5 साला तिजारती पॉलिसी जारी की, और पॉलिसी के तहत बरामदात 57 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ है, जबकि टेक्सटाइल बरामदात का जो हदफ है वो 40 अरब डॉलर्स मुकर्रर किया गया। अच्छा, दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से अपने कवायद में तरमीम की है। एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पे पाबंद किया गया है कि जी वो यकीनी बनाएं कि कोई फ़र्द एक रोज़ में 10,000 डॉलर जो साल में 1 लाख डॉलर या इसके बराबर जो दीगर करेंसी है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज़ में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा है। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर माशियात, किसी तावुर के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो नई तिजारती पॉलिसी जारी कर दी गई है, पॉलिसी के तहत जो बरामदात हैं वो 57 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ है, तो क्या हुकूमत इन हालात में जो हालात चल रहे हैं ये हदफ पूरा कर पाएगी? क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो वाकई कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी एक पॉलिसी दी थी जिसमें 150 अरब डॉलर का हदफ था 2030 का। तो ये पॉलिसियाँ जो आपने नुक्ता उठाया है कि अगर उसके लिए मेरा अपना अब भी ख्याल है कि हमारी जो पोटेंशियलिटी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की वो है 150 अरब डॉलर यकीनन, लेकिन अगर आपने टैक्सों की पॉलिसी वही रखी जो है इस वक्त, और यूटिलिटीज़ की पॉलिसी वही रखी, और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स और लग्जरी इंपोर्ट्स में लोगों को मुनाफा मिलता रहा, और रेमिटेंस को आप एनकरेज करते रहे, एक्सपोर्ट को आपने नंबर 2 सानवी पोजीशन पर डाल दिया है, तो ये हदफ जो है ना, इसको आप भी कह सकते हैं कि ये सियासी हदफ है। और माजी में जितने भी अहदाफ रखे गए एक्सपोर्ट के, टेक्सटाइल के, वो भी तकरीबन इतने ही थे, लेकिन वो 2 कदम आगे के चलते हैं तो 3 पीछे चले जाते हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इन पॉलिसीज़ में। साथ में अगर वो हिकमत अमली बताएं कि वो टैक्सों में क्या रिस्ट्रक्चर होगी, यूटिलिटीज़ में क्या होगी, जो है स्किल के लिए क्या आप कर रहे हैं, मार्केटिंग क्या होगी, और किन IT में कितना जाएंगे, इंजीनियरिंग में कितना जाएंगे, अगर ये दोनों फैक्टर्स आपके नहीं है, इंजीनियरिंग और IT, तो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल में इतना तो होगा नहीं। आजकल जो एक्सपोर्ट बढ़ा है टेक्सटाइल का वो एक मखसूस हालात थे, आपने एक बहुत बड़ी बैसाखी फराहम की थी, बेतहाशा कंसेशन दिए थे, उसकी वजह से ये है। तो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त जी। तो आपने जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो हैं जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं,
बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आदाद शुमार वो बताते हैं। तो अगर अब वो स्ट्रेटजी तब्दील हुई है तो वो फिर कौम को एतमाद ले हमें बताएं, तो फिर उस पर तबसरा होगा। मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारों और पॉलिसी की हद तक रहेंगी, अगर स्ट्रेटजी बदली नहीं गई, जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे। जनाब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके कवायद में तरमीम की है। अब एक रोज़ में $10,000 और साल में $1,00,000 से ज़ायद नहीं खरीद सकते, तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर खरीदने का ये जो कानून है 10 या 15 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था आपके मुताबिक? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफ़े कहा है पिछले बरसों में कि ये तमाशा बंद करें। सही। इसलिए कि मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है। जी। पिछले 27 वर्षों में 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। 175 बिलियन डॉलर्स। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी, वो है 127 अरब डॉलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानून साजी पहले कर लेते तो, और ये कर जो अभी भी रखी है सही है कि तालीम के लिए और इलाज मालजे के लिए उन्होंने हद मुकर्रर कर दी है, वो ठीक है। उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ख़रीदना चाहता है कोई, क्या ज़रूरत क्या है, हम उसकी इजाज़त क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इन दो मकासद के अलावा इजाज़त होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टेट बैंक के पास चला जाए। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेजी से गिर रहा था कि मई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर हुआ, कमी हुई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर या 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है वहाँ तो तबाही बर्बादी आ रही थी। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया है, पहला मुझे स्टेट बैंक ये जवाब दे दे कि दिसंबर 2020 में हमने ये बात खास तौर पे कही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज़्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जो चीज़ें उनको दिसंबर 2020 में करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस वक्त कही जब जुलाई से नवंबर तक की आदाद शुमार सामने आए जो इतने हौलनाक थे। अगर मैं आप इजाज़त दें तो 3 या 4 में से बता दूं। देखिए, जुलाई से नवंबर 2021 हमारा जो तिजारती खसारा है वो 20.6 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इस मुद्दत में वो जो था तकरीबन 10 अरब डॉलर था। ठीक है। तो अगर 10 अरब डॉलर का इजाफा 7 महीने में हो जाए हमारे जैसे मुल्क के लिए जो उसका इकोनॉमिक साइज बहुत कम है, तो ये तो रातों की नींद हराम होनी चाहिए थी। इम्पोर्ट्स जो हैं वो 33 अरब डॉलर की है पिछले 7 महीने में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और पिछले साल की इसी मुद्दत से 14 अरब डॉलर इजाफा हो गया। जारी हिसाबात का खसरा जिसका आपने किया, जुलाई से नवंबर तक ये हुआ 7 अरब डॉलर, 7 बिलियन डॉलर्स। पिछले साल इसी मुद्दत में ये प्लस था 1.6। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक तो ये बहुत लेट है, दूसरे ये कि ये काफ़ी नहीं है। आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मौजूद है। मेरे ख्याल से तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि ना स्टेट बैंक और ना जो है वो ये हमारे जो इदारे हैं वो, और ना बैंक पैसा बाहर भेजने की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के लिए सिवाय तालीम के लिए और सेहत के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो 100 अरब डॉलर की फिगर बताई, यानी अगर वो ना होता और तो आज हमारे ऊपर टेक्निकली कर्जे ही नहीं होते, और वो कर्जे होते जो बनाने के लिए लेते। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो बेसाखी की मईशत है, ये खत्म होनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को बच जाएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा बताई जाती है, यानी पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा है। तो आपकी नज़र में इसकी जो वजह है, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, IMF के पास देर से जाना है, या फिर इसकी जिम्मेदारी जिस तरह हुकूमत कहती है जो पिछली हुकूमतों की वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं? तो सीधी सीधी ये बात है। देखिए, पिछली हुकूमत का तो आप उस वक्त कहते हैं जब ये आप आए थे, अगले 6 महीने के अंदर हो जाता। अगर 3 साल के बाद होता है पिछली हुकूमत का इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3 साल बाद एक बात जस्टिफाइड ही नहीं लगती कि जी आप कहें जी पिछली हुकूमतों की वजह से। अब आप आंसरेबल है ना, आपकी हुकूमत, आपका टेनर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आप कह रहे हैं पिछलों की वजह से।
नहीं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हुआ ये था कि मार्च से जून 2020 जब कोरोना फैला तो हुकूमत की लॉटरी निकल आई। उन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक जो हमारा IMF का प्रोग्राम है, हम कहते हैं जी आपकी शराइत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद 20 महीने तक IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा गया एक हिकमत अमली के तहत, क्योंकि IMF ये कहता है कि जी आप शरह सूद में कमी नहीं कर सकते अगर आपका अफरात ज़र ज्यादा है। तो आपने देखा अभी जो मामला तय हुए हैं तो स्टेट बैंक ने 3 महीने में 275 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। उस वक्त इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स कम किए, जो कि बिल्कुल गलत थे, पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा था। वो इतने ज़बरदस्त कम करने के बाद IMF के प्रोग्राम में होते तो वो नहीं करते, तो आपने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अशराफिया को नवाजा गया, कई 100 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने बैंकों से लिए सस्ती शरह सूद पर, और उससे उन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की। तो ये जो तिजारती खसारा आपका बढ़ा है, ये जो जारी हिसाबात का खसारा बढ़ा है, ये जो इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, ये जो रुपए की कदर में तबाही आई है, ये जो रिजर्व्स गिरे हैं, ये सब उस पॉलिसी का नतीजा है कि जो इन्होंने अशराफिया को नवाजने के लिए एक तरफ 2073 अरब रुपए का पैकेज और दूसरी तरफ ये शरह सूद की पॉलिसी रख के अब मैं आपसे बताऊं कि जून में हमारे मुज़ाकरात होने थे, जून 2021 में, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अक्टूबर तक डेफर किया, जिसके उसी दौरान तबाही आ गई। फिर अक्टूबर से 2-3 दिन के मुज़ाकरात थे जिन्होंने कई हफ्ते लगा दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि अशराफिया की मईशत है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये नाकाबिल दिफा पॉलिसियाँ हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं इनको आप दिफा नहीं कर सकेंगे। पॉलिसीज हैं ये आपके मुताबिक। सर बहुत शुक्रिया आपके साथ। डॉक्टर फैज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।